हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और परीक्षाओं की तैयारियों में बहुत अच्छे से जुट गए होंगे, सभी विषय के वीडियोस भी देख रहे होंगे। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए 100% फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रदान किए जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री। इतना ही नहीं, बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें आप अपनी परीक्षा की तैयारी भली भांति कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दी है, उसमें आप जब सर्च करेंगे तो उस जो बुक्स है ना, उनमें है सैंपल पेपर्स दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स दिए हैं विद सॉल्यूशंस। साथ ही साथ एमसीक्यूज भी हैं जो बहुत प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको बहुत अच्छा परिणाम भी दिलाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लेकर आई हूं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम। पेपर नंबर 1 है तो 2 भी होगा, बिल्कुल सही। और आशा करती हूं आप बहुत ध्यानपूर्वक इस पेपर को देखेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पता तो चल ही गया होगा कि 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। समय रहेगा 3 घंटे। अब उस 3 घंटे को किस तरह से आपको मैनेज करना है ताकि आप समय समाप्त होने के बाद ये ना हो कि अरे यार पेपर लेंथी था, काश कि मैं और स्पीडली लिख लेता। तो प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर आपको यही प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आप सभी सैंपल पेपर्स को ध्यान दो। जितने अधिक सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करोगे उतने सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे और परीक्षा में फिर कुछ भी आ जाएगा, हम उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको बताया कि बुक्स और ई बुक्स अवेलेबल हैं जिनमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स दिए हैं, सैंपल पेपर्स दिए हैं। इनको आप जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए शिक्षा का लाया है खजाना जो कि आपको परीक्षाओं में दिलाएगा निश्चित रूप से सफलता। अब चलते हैं हम प्रश्न पत्र की ओर। सामान्य निर्देश दिए रहते हैं और जिनको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और पालन भी करना होता है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मतलब सैंपल पेपर, कक्षा 10वीं की ही हम बात कर रहे हैं। विषय है हिंदी बा, कोर्स ए और कोर्स बी है। बा स्पर्श और संचयन हमारी पाठ्य पुस्तिकाएं हैं। तो सामान्य निर्देशों को हम पढ़ लेते हैं। समय 3 घंटे है और पूर्णांक है हमारा 80। 3 घंटे में किस तरह से हम 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा कि भाषा में हमें फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। बिल्कुल मिलेंगे। आप तैयारी तो कीजिए, हम हैं ना आपके लिए। तैयारी कीजिए जीत की, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से परीक्षा दे पाओ और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। निर्देश पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में उप प्रश्नों सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 45 में से 40 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे 45 और आपको 40 लिखना है। खंड बा में वर्णात्मक मतलब सब्जेक्ट प्रश्न है, आंतरिक विकल्प भी दिए हैं। प्रश्नों के बीच में विकल्प दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। जैसे प्रश्न दिया जाएगा कि किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर लिखिए, किन्हीं 2 में से 1 का उत्तर लिखिए। ठीक है, निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिएगा प्लीज। मैं भी यही कहूंगी, बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप में। जितने अच्छे से आप निर्देश पढ़ेंगे, जितने अच्छे से आप प्रश्न पढ़ लेंगे बेटा, उतने अच्छे से आप अपनी परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व कर पाओगे। दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न है। दोनों खंडों के प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। जिस तरह से पेपर दिया गया है कोशिश कीजिए कि उसी तरह से आप सॉल्यूशंस लिखें। ये भूल मत करना कि पहले खंड का हमने पहले का लिख दिया, फिर हम खंड बा में चल दिए, फिर उसको भी यहीं लिख दिया। ऐसा मत करना, अदरवाइज वो पूरा हौच पौच सा हो जाता है और जब चेक करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है और कॉपी साइड में रख देते हैं कि यार ऐसी वाली कॉपी बाद में चेक करेंगे। ठीक है, बहुत साफ सुथरी और स्वच्छ लिखावट में आपको लिखना है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलते हैं खंड आ जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न अपठित गद्यांश जो कि 5 नंबर का है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। आज कुछ छात्र अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी चला रहे हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने से तात्पर्य उन छात्रों से है जो अपना समय, अपने माता पिता का पैसा और ज्ञान पर प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर खो रहे हैं, गोल्डन चांस को वेस्ट कर रहे हैं।
ऐसे छात्र जो समय, धन और अवसर तीनों चीजों से हाथ धो रहे हैं, वस्तुतः वे अपने जीवन में दुखी रहने का ही प्रबंध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों चीजों का सदुपयोग ही मनुष्य को सुख प्रदान करता है। क्या क्या है वो? समय, धन और अवसर। ना तो समय लौट कर आता, ना ही धन को बेर का खजाना है कि खर्च नहीं होगा, और ना ही अवसर बार बार आते हैं। ठीक है, आप जिस कार्य को पूरी ईमानदारी तथा लगन से करना प्रारंभ करते हैं उसमें आपको छोटी या बड़ी सफलता अवश्य मिलती है, और जब सफलता मिलनी प्रारंभ होती है तो रुचि भी बढ़ने लगती है। लेकिन सफलता मिलेगी कब? जब हम समय, धन और अवसर का सही लाभ उठाएंगे। लेकिन जब हम किसी कार्य को अनमने भाव से करते हैं, बेमन से कर लेते हैं, तो हमें असफलता का ही सामना करना पड़ता है, जिससे अरुचि उत्पन्न होती है। किसी भी छात्र से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने तन, मन और बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए, और इसके लिए आवश्यक है कि उसकी अध्ययन तथा खेल दोनों में ही रुचि हो। लेकिन जिन विद्यार्थियों की अध्ययन तथा खेल दोनों में ही अरुचि है, वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही चला रहे हैं कि अध्ययन में भी अरुचि है और खेल में भी। फिर किस में जाना है भैया? समय बर्बाद करके क्या करना है? खेल या अध्ययन किसी भी रुचि ना होना विद्यार्थी के उदासीन पक्ष को उजागर करता है। जीवन में इस प्रकार का व्यवहार रखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी रुचियों को विकसित करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। इंटरेस्ट, लगन, समर्पण भाव यही है जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने से लेखक का आशय है क्या है? का, उन छात्रों से है जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खा, उन छात्रों से है जो अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उन छात्रों से है जो ज्ञान प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर खो रहे हैं। अंतिम है उपरोक्त सभी। बिल्कुल सभी ही है इसमें। समय बर्बाद कर रहे हैं, माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, स्वर्णिम अवसर खो रहे हैं। मतलब ये तीनों अर्थात उपरोक्त वाला ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार किसका सदुपयोग मनुष्य को सुख प्रदान करता है? सदुपयोग किसका करना चाहिए? का है समय का, खा है धन का, गा है अवसर का, या घा ये सभी? तो यहां आंसर आएगा ये सभी, क्योंकि इन सब का ही हमें सदुपयोग करना होगा, तभी हम सफलता की सीढ़ी पर कदम रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लेखक के अनुसार किसी कार्य के प्रति हमारी रुचि का विकास कब होने लगता है? जब कार्य करने में के विषय में सोचते हैं तब इंटरेस्ट आ जाता है सोचने से। जब सफलता मिलनी प्रारंभ होती है, जब अन्य को सफलता मिलती है, या जब असफलता हाथ लगती है। तो जब सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है तो हमारी जो रुचि है उस कार्य के प्रति बढ़ती जाती है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। गद्यांश के आधार पर बताइए कि किसी भी छात्र से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, क्या क्या आशाएं और उम्मीद होती हैं। का है वह परीक्षा उत्तीर्ण करे, खा है वह समाज के लिए कार्य करे, गा है वह अपने तन, मन और बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए, या फिर घा वह अपने विद्यालय का नाम रोशन करे। तो छात्र से यही अपेक्षाएं की जाती हैं कि वह अपने तन, मन और बुद्धि का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अध्ययन तथा खेल दोनों में ही अरुचि का क्या परिणाम होता है? यदि ना तो खेल में इंटरेस्टेड है ना ही गेम्स में, उसका परिणाम क्या होगा? का है उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, मतलब विकास रुक जाता है। खा है वे निराशापूर्ण जीवन जीने लगते हैं। गा है उनका उदासीन पक्ष उजागर हो जाता है, या फिर ये सभी? तो ये सभी ही तो है, क्योंकि यदि खेल और पढ़ाई में रुचि नहीं होगी तो ना तो वो विकास कर पाएगा, वो निराश भी रहेगा, साथ ही साथ पूरी तरह से उदासीन पक्ष में जी लेगा। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। उनका उदासीन पक्ष जो कि गद्यांश में दिया है, उनका उदासीन पक्ष उजागर हो जाता है। पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। गद्यांश को पढ़ना है और विकल्प भी चुनना है। 5 नंबर का है। प्रत्येक भाषा किसी न किसी समाज की मातृभाषा होती है। ठीक है, जो भी भाषा है वो किसी न किसी समाज की मातृभाषा तो होती ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि मातृभाषा और मातृभाषा में अंतर क्या है, क्योंकि जब भी कभी बोलते हैं मातृभाषा, ये है मातृभाषा जो माँ और परिवार की भाषा है,
और ये होती है मातृ भाषा, मतलब केवल भाषा। तो जब हमारी मदर टंग की बात होगी तो ये आएगा, इसका मतलब तो सिर्फ भाषा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं, ठीक है। चलो, तो प्रत्येक भाषा किसी ना किसी समाज की मातृभाषा होती है, उसका अपना एक विशिष्ट साहित्य भी होता है। उस भाषा के साहित्य का अध्ययन करके हम उस भाषा भाषी समाज के बारे में, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है, इससे हमारी संवेदना व्यापक होती है, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, हमारी मानवीय दृष्टि में व्यापकता आती है, समग्रता आती है ना, और विचारों से उदारता का समावेश होता है। भाषा किसी जाति की सभ्यता और संस्कृति की वाहक होती है। यदि हमारे पास अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी पहचान खो देंगे। हमारा हृदय हमारी भाषा या मातृभाषा में बोलता है। हमारा राष्ट्र हृदय उसमें धड़कता है, इसलिए विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का महत्व अधिक होता है। हम कितनी भी अन्य भाषाएं क्यों ना सीख जाएं, लेकिन मातृभाषा तो दिल में होती है। जब तक कोई राष्ट्र अपनी भाषा को नहीं अपनाता तब तक वह स्वावलंबी नहीं बन पाता, सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मनिर्भर नहीं बन पाता और ना ही विकास कर सकता। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा है। जब भी हम सपने देखते हैं, जब भी हम सोचते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। संपूर्ण समाज उसी के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। केवल मातृभाषा ही हमारी पहचान करने का एक साधन है। मतलब यहां पर बात की जा रही है मातृभाषा, तो हमारी मातृभाषा ही हमारी पहचान का साधन है, ठीक है। क्या ये हमें कहीं दूसरे स्थान पर जाना पहचाना जाता है तो सिर्फ मातृभाषा से ही, जिसके माध्यम से हम अपने देश और संस्कृति का परिचय कराते हैं कि हाँ, हम भारतीय हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है कि विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है? ओके, क्योंकि इससे सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। खा, इससे स्वावलंबी बन जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं, स्वावलंबी का, या फिर इससे मानवीय दृष्टि में व्यापकता और विचारों में उदारता आती है, या फिर घ उपरोक्त सभी। तो दूसरी भाषा या विदेशी भाषा का ज्ञान बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे मानवीय दृष्टि में जो हमारा दृष्टिकोण रहता है, जो पर्सपेक्टिव रहता है, उसमें व्यापकता आती है। हम तरह तरह से सोच भी पाते हैं, सिर्फ सीमित नहीं रहते हैं, ठीक है। मनुष्य स्वावलंबी कब बन जाता है, कब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है? जब मनुष्य को अपनी भाषा और साहित्य का ज्ञान हो जाता है। खा, जब अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान हो जाता है। गा, जब विचारों में उदारता होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वावलंबी बन जाता है व्यक्ति जब मनुष्य को अपनी भाषा और साहित्य का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, उसका अपना एक विशिष्ट साहित्य होता है। पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? का है विचारों के लिए, खा है मातृभाषा के लिए, गा है सभ्यता के लिए या संस्कृति के लिए। तो उसका अपना एक विशिष्ट साहित्य होता है। मातृभाषा का अपना एक विशिष्ट साहित्य होता है। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का महत्व अधिक क्यों है? तो का है, मातृभाषा में हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। खा है, हमारा हृदय मातृभाषा में बोलता है। गा है, मातृभाषा में हमारा राष्ट्र हृदय धड़कता है। और ये सभी तो विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि हम अपने भावों और विचारों को भी व्यक्त करते हैं। हमारा हृदय मातृभाषा में बोलता है और हमारा हृदय मातृभाषा में ही धड़कता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त मतलब सबसे सही शीर्षक क्या होना चाहिए? का है साहित्य और समाज, खा है मातृभाषा का महत्व, गा है भाषा और संस्कृति, या फिर घा विदेशी भाषा और भारत। उत्तर तो यहां पर आ जाएगा मातृभाषा का महत्व ही सबसे बेस्ट और सबसे सही इसका शीर्षक होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर। लाल रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। लाल रंग की पुस्तक मेज पर रखी है। रेखांकित पद है। रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन है उसको हमें बताना है कि वो पद कौन सा है। का है सर्वनाम पद है, खा क्रियापद है, गा विशेषण पद है, या घा संज्ञा। तो लाल रंग की पुस्तक आ जाएगा संज्ञा, क्योंकि पुस्तक अंडरलाइन है ना, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहां वस्तु ही तो है पुस्तक, इसलिए संज्ञा पद बन। अगला,
नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? नीम की घनी छांव में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। आपको विशेषण पदबंध छांटना है। का नीम की घनी छांव में, खा व्यक्ति, गा आनंद का, या घा अनुभव। तो यहां पर विशेषण पदबंध है नीम की घनी छांव में। घनी छांव किसकी? नीम की। महंगी खरीदी हुई शॉल फट गई है। रेखांकित पद में पदबंध क्या है? जो महंगी खरीदी थी शॉल वह फट गई है। महंगी खरीदी हुई शॉल। का क्रिया पदबंध है क्या? खा क्रिया विशेषण पदबंध है। खा विशेषण पदबंध है या घा संज्ञा? तो यहां पर आ जाएगा विशेषण, क्योंकि शॉल की विशेषता बताई जा रही कि शॉल महंगा था, विशेषता बताई जा रही है ना, तो विशेषण पदबंध होगा। अनिरुद्ध बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा है। रेखांकित पद है। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, कैसा पदबंध होगा? याद आया कैसे? तो उत्तर क्या होगा? क्या का संज्ञा होगा या खा क्रिया विशेषण होगा, गा सर्वनाम होगा या घा विशेषण? तो यहां पर उत्तर आ जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण पदबंध मतलब कैसे? क्रिया विशेषण। इसमें भी बहुत सारे होते हैं 5 भेद, लेकिन यहां सिर्फ क्रिया विशेषण पदबंध दिया है। तो जल्दी जल्दी मतलब कोई कहेगा अनिरुद्ध खाना खाता है जल्दी जल्दी, कैसे खाता है? जल्दी जल्दी, ठीक है। तो क्रिया विशेषण जहां कैसे आ जाए। काला कुत्ता मर गया। रेखांकित में पद है का संज्ञा पद, खा सर्वनाम पद, गा विशेषण पद या घा क्रियापद। तो स्पष्ट रूप से लिखा आ रहा है कि कुत्ते की विशेषता बताई गई है, काला है तो विशेषण पद। प्रश्न है चौथा। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। यह भी आपका 4 नंबर का है। सायकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। वाक्य रचना की दृष्टि से है। सायकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों को लौट गए। का मिश्र वाक्य है क्या? खा सरल वाक्य है, गा संयुक्त वाक्य है या फिर घा सामान्य वाक्य है? तो ये होगा संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि योजक शब्दों से जुड़कर जो सरल वाक्य मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और है योजक शब्द और यहां 2 सरल शब्द वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाया है, ठीक है। तो जहां और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, तथा, अथवा ऐसे योजक शब्द आ जाए बेटा तो बिल्कुल निश्चिंतता के साथ आप संयुक्त वाक्य लिख देना। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं का मिश्र वाक्य क्या होगा? जो स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। मिश्र वाक्य पूछा गया है। सरल संयुक्त मिश्र बताया ना, सरल साधारण जिसमें एक कर्ता एक क्रिया, संयुक्त सरल को मिलकर बनते हैं और जिसमें और, एवं, तथा और मिश्र एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, जो सरल वाक्यों में नहीं तोड़े जाते। तो स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, मिश्र वाक्य में बदलना है। जो स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। सदा सुखी रहने वाला व्यक्ति स्वावलंबी होता है। यदि सदा सुखी रहना है तो स्वावलंबी बनना चाहिए। जो सदा सुखी रहना चाहते हैं वो स्वावलंबी बने। तो उत्तर इसका यही होगा कि जो स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। निर्भर है। यदि यहां पर आ जाए, इसको छुपा दिया जाए, भाई ये नहीं है, मान लो ये कह दिया जाए कि नहीं है, तो जो स्वावलंबी होते हैं कि ये पूरा सेंटेंस है, नहीं है। हमें बिल्कुल ये देखना होगा कि जो स्वावलंबी होते हैं, कहेंगे कौन भैया, तो वे सदा सुखी रहते हैं। तो ये मिश्र वाक्य है। समझ में आया ना? जो एक दूसरे पर निर्भर डिपेंडेंसी बताते हैं उनको मिश्र वाक्य कहते हैं। आगे चले। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य छांटना है जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो एक दूसरे पर निर्भर हो। अब छांटना है आपको। कहाँ है विपत्ति आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। क्या ये मिश्र है? दिख रहा है इसमें कुछ डिपेंडेंसी दिख रही है। खा है जैसे ही विपत्ति आई वैसे ही अपने साथ छोड़ दिया। गा है विपत्ति आई और अपने चले गए। विपत्ति और अपने आते जाते रहते हैं, तो यहाँ तो और है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। अब इन दोनों में से बताइए कि मिश्र कौन सा होगा? विपत्ति आती है तो अपने साथ छोड़ देते हैं, या फिर जैसे ही विपत्ति आई वैसे ही अपनों ने साथ छोड़ दिया। निर्भरता दिख रहा है ना? तो यही होगा मिश्र वाक्य का उदाहरण। निम्नलिखित में सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया। सरल वाक्य। वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की ओर दौड़ी। वामीरो तांतरा की कथा याद है? प्रेम कथा, अद्भुत कथा। तो वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की ओर दौड़ी। सरल वाक्य बताना है। खा है जैसे ही वामीरो सचेत हुई वैसे ही घर की ओर दौड़ गई। गा है जब वामीरो सचेत होगी तब वह घर की ओर दौड़ेगी।
घा है वामीरो सचेत हुई क्योंकि उसे घर की ओर दौड़ना था। अब भैया ये तो बिल्कुल अटपटे से लग रहा है, यहाँ और है तो संयुक्त तो होगा ही, ये लग रहा है तो वामीरो कुछ सचेत होने पर घर की ओर दौड़ी, यही सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 और नंबर। रात्रि के 8 बजते ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया, वाक्य रचना की दृष्टि से है, ध्यान से देखना। रात्रि के 8 बजते ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया, कौन सा भेद है? का सरल वाक्य है, खा मिश्र वाक्य है, गा संयुक्त वाक्य है या प्रधान। कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी कहा जा सकता है। तो आपको है कि ये बिल्कुल सरल वाक्य है कि रात्रि के 8 बजते ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। यदि मिश्र होता तो क्या, जैसे ही रात्रि के 8 बजे वैसे ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ गया है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पियों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। ये भी आपका 4 नंबर। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? मुख्य रूप से समास कितने होते हैं? अब तक दादा 6 अव्ययी भाव। ठीक है, थोड़ा सा देख बता देती हूं मैं। आ ब त क द और द। अव्ययी भाव बहुव्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु और द्वंद्व। ठीक है, तो अब चलते हम नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? नीलकमल का है अव्ययी भाव समास, खा है तत्पुरुष समास, गा है द्विगु समास या घ कर्मधारय। बिल्कुल आसानी से ढूंढा जा सकता है कि नीलकमल का हम किस तरह से विस्तार करेंगे। नीला है जो कमल, ऐसा कुछ कहेंगे। यदि ऐसा कुछ कहें तो कर्मधार ही होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा कर्मधारय समास, नीला है जो कमल। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 आंखें हैं जिसकी अर्थात शिव का समस्त पद है। का 3 लोचन, खा सिर्फ लोचन, गा त्रिलोचन या घा त्रैलोचन। तो 3 आंखें हैं जिसकी त्रिलोचन, बिल्कुल सिंपल। अगला, शरणागत शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए कि शरणागत को किस तरह से हम विग्रह करेंगे, किस तरह से तोड़कर बड़े रूप में लिखेंगे। क्योंकि समास का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त करना। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। अब यहां पर जो शरणागत छोटा शब्द है उसको हम विस्तृत रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो शरणागत का क्या सही होगा? का है शरण में आया हुआ तत्पुरुष, या खा शरण में लिया हुआ तत्पुरुष, या फिर आया है जो शरण में तत्पुरुष, या फिर गया है जो शरण में तत्पुरुष। शरणागत बिल्कुल शरण में आया हुआ, और जहां पर भी ये ठीक है, ये हैं कारक विभक्तियां, ये जहां आती हैं वह तत्पुरुष समास होता ही होता है, क्योंकि तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं, कर्म से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो शरणागत मतलब शरण में आया हुआ, तो यहां पर तत्पुरुष आएगा। ठीक है, चलें आगे। चलो तो चलते हैं। हाथ से लिखित का समस्त पद क्या होगा? हाथ से लिखित शॉर्ट समास क्या होगा? समस्त पद का है हाथ लिखित, खा है हाथ लिखा, गा है हस्तलिखित या फिर हस्तालिखित। यस, हस्तलिखित। अगला है देव मूर्ति शब्द में समास है। बहुत ध्यान से सोच समझकर विकल्प चुनना बेटा। देव मूर्ति का कर्मधारय, खा तत्पुरुष, गा द्वंद्व या अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला जो पूर्व पद है वो अव्यय, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष में जब हम विच्छेद करते हैं तो कारक विभक्तियों का प्रयोग। कर्मधारय देव की मूर्ति या देव है जो मूर्ति, ऐसा कुछ, तो आएगा तत्पुरुष देव की मूर्ति। की आ गई ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से। ठीक है, तो जहां की आ गया मतलब वो कारक आया है, तो देव मूर्ति मतलब देव की मूर्ति, तत्पुरुष आएगा। का, की, के, में, पर आदि ये क्या होते हैं? कारक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। 4। पहला है राकेश अपने माँ बाप के लिए, खाली स्थान दिया है के समान है, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब राकेश अपने माँ बाप के लिए का एक पंथ दो काज है, खा अंधे की लाठी है,
गा अक्ल के अंधे के जैसा है या अरण्य रोदन है? तो राकेश अपने माँ बाप के लिए अंधे की लाठी के समान है, माँ बाप का इकलौता सहारा। सारा दिन काम करते करते आज खाली स्थान लग रहा है। सारा दिन काम करते करते आज का है अंग ढीला ढीला होना, खा कपड़ा ढीला होना, गा पतलून ढीला होना या घा रस्सी ढीला होना। तो सारा दिन काम करते करते आज तो अंग अंग ढीला ढीला लग रहा है, यही होगा। अगला, बिना धन के कोई व्यापार करना खाली स्थान है। तो बिना धन के कोई व्यापार करना घर में का है, घर में उड़ना है, खा आकाश में उड़ना है, गा खुले मैदान में उड़ना है या घा पैरों से उड़ना है। तो बिना धन के कोई व्यापार करना आकाश में उड़ना ही है, ठीक है, कुछ है नहीं और हवाई बातें किए जा रहे हैं, ठीक। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों ने का एक घाट का पानी पीना, खा ओने पोने करना, गा आसमान सिर पर उठाना या फिर घा अपने से बाहर होना, आपे से बाहर होना। तो शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्र क्या करते हैं? आसमान सिर पर उठा लेते हैं, ऐसा कुछ। चलिए देखते हैं। आसमान सिर पर उठा लिया, मौज मस्ती गदर सब करने लगे। अगला, सारे मोहल्ले वाले तुम्हारी खाली स्थान रहे हैं, भला इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से खिसक जाओ। तो सारे मोहल्ले वाले तुम्हारी का जान लेने को तत्पर हैं या फिर जान का प्यासा होना या ग ताकत के कायल हैं या घा बाजी लगा देने वाला। तो सारे मोहल्ले वाली तुम्हारी जान के प्यासे हैं, भला इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से 9 2 11 हो जाओ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने मोहित की जब 100 रुपए की मदद की तो उसने कहा कि खालिस्तान बहुत होता है, का डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, खा अंधों में कान्हा राजा बहुत होता है, गा उड़ते को पंख का सहारा बहुत बड़ा होता है या फिर अपना हाथ जगन्नाथ होता है। तो जब 100 रुपए की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तो तिनके का सहारा ही बहुत होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यदि कुछ थोड़ी सी हेल्प की जाती है ना तो वो उसको कहते हैं अच्छा इतनी सी हेल्प, एक तो भलाई करो और दूसरा उनकी सुनो, ऐसे भी लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करना है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, पठित काव्यांश है आपकी पाठ्य पुस्तक का। मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्यता कविता याद आई? यस, उसी की ये पंक्तियां हैं। कवि के अनुसार मृत्यु की सार्थकता किसमें है? कुछ आते हैं चले जाते हैं, कुछ नाम वाम नहीं होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। अब कवि के अनुसार मृत्यु की भी सार्थकता है, मृत्यु को भी उन्होंने सुमृत्यु कहा है। मृत्यु मर जाना या बहुत अच्छे से मरना, दोनों में अंतर है। तो कवि के अनुसार मृत्यु की सार्थकता कैसे है? का देश हित में, खा यश और कीर्ति में, धन दौलत पैसा, मरेंगे तो बहुत नाम होगा, ऐसा कुछ, या फिर गा सबके याद करने में, या फिर घा बलि वेदी पर चढ़ने में। यहां पर उत्तर आएगा सबके याद करने में, अर्थात जो यदि सबका भी याद करेंगे जब हम परोपकार की भावना मन में लेकर जाएंगे, ठीक है, लिखा है ना यहां, देखिए, हुई न सुमृत्यु तो वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो न आपके लिए जिए, मतलब वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक दूसरे की सहायता करके जीवन जीना ही मनुष्यता कहलाता है। अगला, किस प्रकार के मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है? पाशविक प्रवृत्ति, कैसे जीवन पशु के समान कहा है? का जो अपने जीवन में परोपकार करते हैं, खा जो मृत्यु का वरण करते हैं, गा जो अपने जीवन को लोक मंगलकारी कार्य में नहीं लगाते हैं, या घा जो मृत्यु आने तक दुखी रहते हैं, हर समय शिकायत 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 करते रहते हैं। तो कैसे मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है? जो अपने जीवन को लोक मंगलकारी कार्यों में नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की भूख मिटाने की, लालच की भूख मिटाने की होड़ में चलते जाते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगला है, कवि के अनुसार वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी कौन होता है?
जो स्वयं के जीवन को सुखमयी बनाता है, बहुत अच्छे से ऐशो आराम के साथ जीवन जीता है, या फिर जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है, या फिर जो मृत्यु से भयभीत नहीं रहता है, या फिर जो हमारी याद में आंसू बहाता है। तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही होता है जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है, अर्थात अपने साथ साथ दूसरों की भलाई या कल्याण, जग कल्याण की भावना को भी मन में रखता है। अगला है काव्यांश में सुमृत्यु किसे कहा है? मृत्यु तो हमने सुना था, लेकिन यहां कवि ने सुमृत्यु की बात की है। मृत्यु में भी उन्होंने उपसर्ग जोड़ दिया है, तो किसे कहा है उन्होंने? सुमृत्यु। कहा है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मृत्यु को, खा है परोपकार के लिए जीने वाली मृत्यु को, गा है स्वार्थ पूर्ति के लिए जीने वाली मृत्यु को, या फिर घा स्वर्ग की चाह रखने वाली मृत्यु सुमृत्यु कहलाएगी। तो यहां पर कवि ने कहा है परोपकार के लिए जीने वाली मृत्यु सुमृत्यु में कही जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रस्तुत काव्यांश के पाठ का नाम तथा कवि का नाम बताइए। पाठ का नाम तो अभी बता ही दिया था, कवि कौन है? का पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत, खा कर चले हम फिदा कैफी आजमी जी, गा आत्मत्राण रविंद्रनाथ ठाकुर जी, या फिर मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त जी। घा मैथिली शरण गुप्त, मनुष्यता, वेरी नाइस। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, भक्ति के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है? कौन सी कवित्री? क्या यहाँ पर महादेवी वर्मा की बात की गई है, या मीराबाई, या फिर आधुनिक मीरा? तो भक्त की रक्षा के लिए आपने श्री कृष्ण ने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया। खा नरसिंह का रूप भक्त की सेवा के लिए धारण करना पड़ा। गा भक्त के लिए आपको नरसिंह बनना पड़ा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कब किया था श्री हरि विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए? श्री कृष्ण ने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया, श्री विष्णु ने प्रहलाद के लिए। ठीक है, हिरण्यकश्यप की कहानी आपको पता ही होगी। अगला प्रश्न है पर्वतों से बहने वाले झरनों की आवाज सुनकर कवि को कैसा लगता है? जो पर्वतों से झरने बहते हैं, कवि को कैसा लगता है? मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। खा मानो वे अपनी सुंदरता का गुणगान कर रहे हों। गा मानो वे संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हों, या फिर घा मानो उनके समान कोई दूसरा ना हो। तो यहां पर झरनों के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि पर्वत प्रदेश में पावस मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए आपके। बिल्कुल। अब देखते हैं, कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था, क्योंकि वो तो वामीरों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थीं। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता सा दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। तंतारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। तंतारा बेबल हुआ। उसने कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। दोनों सिसकियां भर रहे थे, रो रहे थे। तंतारा किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्थात कंफ्यूज्ड था कि वामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसी मां वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। याद है कहानी? एक गांव से दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते थे। तंतारा जो कि सभी गांव वासियों की बहुत हमेशा से रक्षा करता आया है, लेकिन जब उसके प्रेम की बात आई तो गांव वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। और अंत क्या हुआ ये आपको पता ही होगा। पहला प्रश्न है इसका कि पशु पर्व में कैसे पशुओं का प्रदर्शन किया जाता था? का विकारग्रस्त, खा हृष्ट पुष्ट,
गा केवल जंगली, घा केवल पालतू। यस। अगला प्रश्न है होठ कांप रहे थे का अर्थ है आंतरिक विलाप, खा रोने को उत्सुक, गा भय से परिपूर्ण तथा रोने की स्थिति, या फिर ये सभी। तो होठ कांप रहे थे का अर्थ है भय से परिपूर्ण, मतलब जब डरते हैं तो होठ कांपते हैं और बस रोना आ जाता है। वैसे ही वामीरो बेचारी भयभीत भी थी और रोने भी लगी। तंतारा का मन कार्यक्रम में ना लगने का क्या कारण था? का है कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन ना होना, खा मां द्वारा डांटे जाना, गा वामीरों को ढूंढना, या फिर घा गांव वालों की उपेक्षा करना। तो उसका मन किसी चीज में नहीं लग रहा था क्योंकि वो वामीरों को ढूंढ रहा था, उसकी नजरें वामीरों की तलाश कर रही थी। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार वामीरो झिझक क्यों रही थी? का है पशुओं के प्रदर्शन को देखने में, खा है भयवश सामने आने में, गा है कार्यक्रम में जाने से, या घा भोजन का आनंद ना ले पाने से। वह झिझक रही थी भयवश सामने आने से क्योंकि वो डरती थी कि यदि यहाँ के लोगों ने मुझे देख लिया तो इसका परिणाम क्या होगा। अगला प्रश्न है वामीरो की मां आग बबूला किस कारण हो गई? का है वामीरो तांतारा को साथ में देखकर, खा है वामीरो द्वारा जोर से रोने पर, गा है पशु पर्व का समापन होते देखकर, या फिर घा तांतारा के किंग कर्तव्य मूड स्थिति को देखकर। इस शब्द को याद रखिएगा बेटा, इसका अर्थ होता है एकदम कंफ्यूज्ड, भ्रमित कि ये करूं या ये करूं। अब वो कह रहा था कि आखिर ये क्यों रो रही है, क्या किया जाए, बेचारों का कोई भी साथ नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर वामीरो की मां आग बबूला हो रही थी क्योंकि वामीर और तांतारा को उसने साथ देखा और दो गांव में वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता था, जिससे उसकी मां आग बबूला हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है आपको। ये भी है आपका धो। तो तांतारा और वामीरो दोनों के हृदय व्यथित होने का कारण क्या था? का है गांव वालों का डर, खा है सामाजिक परंपरा का डर, गा है एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा एक्साइटमेंट, या फिर घा वामीरो की मां का क्रोध। दोनों के हृदय व्यथित या दुखी होने का कारण था एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा, जो कि गांव वालों ने एकदम उन पर जैसे पहरा ही लगा दिया था कि नहीं हो सकता विवाह इनका, एक नहीं हो सकते हैं ये दो। जबकि तांतारा हमेशा से गांव वालों की रक्षा, सुरक्षा और सहायता करते आया है। अच्छा युवक था वो। ठीक है। राज कपूर ने तीसरी कसम की कहानी सुनकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी? तीसरी कसम याद है ना, हमने पढ़ा था, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी जिसमें सजन रे झूठ मत बोलो और भी वो एक और नहीं था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई। तो इसमें राज कपूर जी ने क्या कहा था? का उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया था, खा है अधिक वेतन की मांग की थी, गा है सभी सुविधाओं का त्याग कर दिया था, या फिर निरुत्साहित होकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तीसरी कसम की कहानी सुनते ही उत्साहपूर्वक काम करना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और बताए वेतन क्या लिया था? मात्र, किसको याद है? 1 रुपया। यस, वेरी नाइस। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला है प्रश्न 11वां। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देना है और ये रहेगा आपका 3 नंबर। चलते हैं कहानी की तरफ। प्रश्न आया है बड़े भाई साहब, पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद जी की कहानी है ये। बड़े भाई साहब कहानी में लेखक ने समूची शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित पहलुओं पर व्यंग किया है। रटंत शिक्षा प्रणाली पर बल दिया है और बच्चा समझे या ना समझे लेकिन उसे विषय को रटना ही पड़ता है। इस प्रकार विषय के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ दूसरा है अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या बोलना आए ना आए लेकिन उस पर अत्यधिक बल दिया जाता है। तीसरा, अपने देश के इतिहास के अतिरिक्त दूसरे देशों के इतिहास की जानकारी व्यर्थ में दी जाती है। अगला है छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखवाना जो बच्चों की रुचि के विपरीत होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली का कोई लाभ नहीं जो बच्चों के लिए लाभदायक ना होकर बोझ की तरह बन जाए। हमारे विचार से इसका यह समाधान हो सकता है कि शिक्षा जीवन के साथ जुड़ी होनी चाहिए, इसमें व्यवहारिक ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए, व्यर्थ की बातों को शिक्षा से हटा देना चाहिए। अगला है, एक संगठित समानकृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो ना कर सके। डायरी का एक पन्ना पाठ के संबंध में कहे उक्त कथन की उदाहरण सहित पुष्टि करना है।
पुष्टि करना मतलब प्रूफ करना है कि जो उन्होंने कहा वो सही है। कृत संकल्प मतलब पूर्ण रूप से एकदम संकल्पित होना। डायरी का एक पन्ना पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाते हुए इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यदि एक संगठित समाज कृत संकल्प होगा, मतलब कार्य करने में पूरी तरह से संकल्पित होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। 26 जनवरी सन 1931 के दिन कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हजारों की संख्या में स्त्री पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेजी प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानती उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसमें अधिक संख्या में लोग घायल भी हुए, किंतु फिर भी अंग्रेजों के क्रूर अत्याचारों को सहन करते हुए कलकत्ता वासियों ने संगठित होकर अपूर्व उत्साह, संगठन और साहस और बलिदान का परिचय दिया। साथ ही अपने संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया कि कुछ भी आ जाए मुसीबत, हमें जो करना है तो करना है, संकल्पित, कृत संकल्पित। अगला प्रश्न है, युवती ने तंतारा को बेरुखी के साथ क्या जवाब दिया? उससे तंतारा को कैसा लगा? जब स्टार्टिंग में वामीरो से मिला था, उसके गीत की आवाज सुनाई दी थी, नदी के किनारे वो गा रही थी, तो अचानक से उसने क्या जवाब दिया था? युवती ने तंतारा को बेरुखी के साथ जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। यह कहकर, बाध्य मतलब मजबूर, ठीक है। बाध्य क्या अर्थ होता है बेटा? बाध्य का अर्थ होता है मजबूर, ठीक है। लिख देती हूं यहां पर, याद रखना, मजबूर, ठीक। तो यह सुनकर तांतारा अपनी सुध बुध खो बैठा। जीवन में यह पहली बार इस तरह विचलित हुआ था। युवती को देखकर तांतारा की जो चेतना थी वो एकदम लुप्त सी हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो मीरा के पद के आधार पर मीरा के काव्य की भाषा शैली पर लगभग 60-70 शब्दों में प्रकाश डालना है। 3 नंबर का है। मीरा के काव्य की भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा पता है ना, मीराबाई की जहां बात होती है वहां कृष्ण की भक्ति की बात होती है, जहां कृष्ण की भक्ति की बात होती है वहां ब्रज भाषा आ ही जाती है। किंतु संत कवयित्री के रूप में घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण उनकी रचनाओं में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं से संबंधित शब्दों का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा तो है ही, साथ ही साथ पंजाबी है क्योंकि वो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की थी, गुजराती भी है और भी अन्य भाषाओं का प्रयोग हुआ है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रवाहमयी मतलब फ्लुएंट हो गई है और सजीव भी हो चुकी है। उन्होंने बिना किसी आडंबर के अपनी बात सरल और सहज रूप में सामने रखी है। भक्ति, करुणा और शांत रसों के सुंदर प्रयोग से उनकी रचनाओं में सौंदर्य बोध हुआ है। मीरा ने पर्यायवाची शब्दों जैसे हरि, गिरधर, मोहन, श्याम, गोविंद, मुरली वाला बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके और अनुप्रास और रूपक अलंकार आदि का सार्थक प्रयोग किया है, जिससे कविता में सुंदरता आई है। मीरा ने गेय शैली को अपनाया, जिसके कारण उनकी रचनाएं लोक गायकों से लेकर शास्त्रीय गायकों के मतलब सब में लोकप्रिय हो गई, लोक गायन में भी और शास्त्रीय गायन में भी। अगला है, पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होती होंगी। इसके विषय में बताइए कि जो पर्वत प्रदेश है वहां पर जब वर्षा होती है तो बहुत सुंदर नजारा होता है, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनके जीवन में मुश्किल आ जाती होगी। तो पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोहारी होता है। यही कारण है कि सबसे अधिक पर्यटन स्थल भी पर्वतीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु के समय यहीं का मौसम अत्यंत ठंडा हो जाता है। यहाँ की जलवायु और मौसम क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं। एक क्षण में यह घनघोर बादलों का जमावड़ा हो जाता है तो दूसरे क्षण में कड़कड़ाती धूप भी निकल आती है। संध्या अर्थात शाम, संध्या का क्या अर्थ होता है बेटा? शाम। डूबते सूर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे लाल रंग की गोलाकार वस्तु हमारे बहुत समीप हो। जब संध्या काल में सूर्य डूबता है ना तो ऐसा ही प्रतीत होता है। बादल हमारे सिर के ऊपर ऐसे मंडराते जैसे वे हमारे मित्र हों। जैसे मित्र साथ साथ चलते हैं वैसे ही हम बादल जाते हैं तो ऐसे मंडराते हुए नजर आते हैं। और पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के जीवन में अनेक अनेक कठिनाइयां भी हैं। यहाँ संसाधनों का अभाव है। अभाव का अर्थ होता है कमी। जो भी रिसोर्सेज हैं उनका कमी है। यदि तेज बारिश या तूफान आ जाए तो गांव के गांव इसमें तबाह हो जाते हैं।
वर्षा ऋतु के दौरान पर्वतीय मार्ग से नीचे उतर पाना एक जटिल कार्य है। इस कारण कुछ लोग रोजमर्रा के लिए आवश्यक सामग्री को भी जुटा नहीं पाते। सड़क मार्ग, संचार व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधाओं से भी यहाँ के लोग वंचित हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अचानक बारिश आ गई, अचानक बाढ़ आ गई, तो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो उनके जीवन में आती रहती हैं। अगला है आत्मत्राण। कविता से आपको क्या प्रेरणा मिली? आत्मत्राण कविता हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने काम एवं दायित्वों को पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करें। हम अपने कार्यों के लिए ईश्वर पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति और क्षमता विकसित करें जिससे विषम परिस्थितियों में भी उनका सामना कर सके। क्योंकि कविता में ये साफ साफ बताया कि हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि मुझे मुश्किलों का सामना ना हो, मुझे मुश्किलों से निकालो, मैं मुश्किलें आए मेरे जीवन में, लेकिन बस मुझे इतना साहस देना कि मैं उन मुश्किलों का सामना कर सकूं। ठीक है, हमारा आत्मबल पराक्रम डगमगाए नहीं। हम प्रभु यानी ईश्वर पर भी संशय ना करें। अधिकतर होता है कि जब कठिनाइयां आती हैं, डाउट उत्पन्न होता रहता है, क्या ऐसा ही जीवन दिया है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। ये सारी भावनाएं नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी क्षमता असीमित है। लेकिन अपने प्रभु से हमें अपने दुखों को हरने की, समाप्त करने की प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए। हमें स्वयं की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। वास्तव में हमें अपने ईश्वर प्रभु से विषम परिस्थितियों, कठिनाइयों से सामना करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करना चाहिए। हम ईश्वर की क्षमता और संशय ना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की ही प्रार्थना करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें यह भी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें साहस देना। हम अपनी मुसीबतों से स्वयं ही संघर्ष कर पाएंगे, और ऐसा होता है तो सच में कितनी भी मुश्किलें क्यों आती हैं, हम उनका सामना कर देते हैं। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का ये भी है, तो 6-7 पंक्तियों में आपको उत्तर लिखना है। सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों के विद्यालय में अनुशासन के लिए अपनाए जाने वाले किन तरीकों का वर्णन किया है तथा वर्तमान समय में अपनाए जाने वाले तरीके किस प्रकार भिन्न है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। याद आया? सपनों के से दिन। सपनों के से दिन पाठ में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें भयभीत किया जाता था। पाठ याद ना करके आने वाले बच्चों को कठोर शारीरिक यातनाएं या दंड भी दिया जाता था। वर्तमान में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए आर्थिक दंड या कुछ दिनों के लिए विद्यालय से निलंबित करने की कार्यवाही की जाती है। विद्यार्थियों पर काम के बोझ के बदले परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट्स वर्क या प्रायोगिक कक्षा के माध्यम से पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित भी की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारी सामाजिक व्यवस्था का कटु यथार्थ क्या है? कटु मतलब सच्चाई क्या है? कहते हैं ना कि भाई सच हमेशा कड़वा होता है, तो यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता। ठीक है, चलो देख लिया ना, यथार्थ मतलब वास्तविकता। तो हमारी सामाजिक व्यवस्था का कट्टू मतलब बिल्कुल सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है? हरिहर काका की स्थिति इससे किस प्रकार भिन्न है? हरिहर काका याद है बेचारे, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया, किस तरह से समाज और उनका परिवार उनके विरुद्ध में खड़ा हो गया। हमारी सामाजिक व्यवस्था का यह एक कटु यथार्थ है कि बुढ़ापे का सहारा कही जाने वाली संतानों या परिवार के अन्य लोगों की बेमेल विचारधारा से वृद्ध व्यक्ति हमेशा त्रस्त रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। सामान्यतः उनके पास कोई संपत्ति या अधिकार नहीं होता, लेकिन हरिहर काका की स्थिति इससे भिन्न दिखाई देती है। हरिहर काका के पास जमीन जायदाद है, परंतु वे इस रूप में भी एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मैं जीते जी अपनी जायदाद तो किसी के नाम नहीं करूंगा। अगला प्रश्न, टोपी और इफ़न दोनों की बेस्ट फ्रेंड याद आए दोनों? टोपी और इफ़न। टोपी ब्राह्मण परिवार से, इफ़न मुस्लिम परिवार से, दोनों में इतनी गहरी मित्रता कि देखो, टोपी और इफ़न दोनों एक दूसरे को धर्म, जाति, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर प्रेम करते हैं। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करना है आपको। तो टोपी शुक्ला और इफ़न दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक चाहते भी थे। उनके बीच में ना तो धर्म आता था ना ही जाति, उससे ऊपर, सबसे ऊपर उनकी दोस्ती थी। दोनों के बीच में मित्रता इतनी गहरी थी कि इफ़न के जाने पर टोपी स्वयं को अत्यंत अकेला महसूस करता है। जब इफ़न के जो पापा कलेक्टर थे उनका तबादला हो जाता है तो टोपी को लगता है जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। इफ़न और उसकी दादी को हृदय से चाहता है। इफ़न के पिता के तबादले के कारण उसके चले जाने पर बहुत अधिक मायूस हो जाता है
और कसम खाता है कि अब वह से किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जो उसको छोड़कर दूर चला जाए। और यह भावना गहरी वेदना से भी उपज करती है। टोपी का हृदय वेदना से पीड़ित है, हृदय से दुखी है। ऐसे संबंध को ही सच्ची मित्रता कहा जा सकता है। इन दोनों की दोस्ती से सच्ची मित्रता की प्रेरणा ली जा सकती है कि इनके बीच में कोई जाति धर्म की दीवार नहीं आती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। बेटा 5 नंबर का अनुच्छेद किसी एक विषय पर दिए हैं। आपके विषय में 3 टॉपिक्स, लेकिन आपको किसी एक पर विषय पर ही निबंध लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। भूल से भी तीनों के तीनों मत लिखाना। तो पहला है इंटरनेट विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान की अद्भुत उपलब्धि, इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट से हानि, उपसंहार मतलब कंक्लूजन। ठीक है, इंटरनेट विज्ञान का चमत्कार। आधुनिक युग वैज्ञानिक आविष्कारों का युग है। विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है इंटरनेट, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्जाल। इस बात में कोई संदेह नहीं कि सूचना क्रांति की देन इंटरनेट न केवल मानव के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है, बल्कि संचार में गति में विविधता के माध्यम से इसने दुनिया को बदल कर रख दिया है, विकास किया है, बहुत अधिक क्रांति लाती है। यह सचमुच ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंटरनेट के आविष्कार से ही सूचनाओं का अतिशीघ्र आदान प्रदान संभव हो पाया है। आज इंटरनेट के द्वारा यातायात के लिए टिकट हो या होटल्स की बुकिंग हो, पुस्तकों का ऑर्डर हो या कहीं कुछ भी तुरंत हो जाता है, सेकंड्स में हो जाता है। इसके साथ ही इंटरनेट ने आज शिक्षा को भी नए अवसर प्रदान किए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, साथ ही साथ बहुत सारे अवसर प्रदान, जो बेरोजगार लोग थे उनको भी बहुत रोजगार प्रदान किए हैं। इंटरनेट के लाभ के साथ इसकी विभिन्न हानियां भी हैं, क्योंकि लाभ और हानि, जहां लाभ है तो हानि भी होगी। इसके प्रयोग से युवा सोशल नेटवर्किंग साइटों की ओर काफी आकर्षित हो जाते हैं। इसके साथ ही युवा इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने में भी लगाते हैं। कई बार यह भी देखने में आता है कि लोगों की निजी बातें इंटरनेट पर डाल दी जाती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जहां एक ओर इंटरनेट ज्ञान का सागर है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें दोषों की भी कमी नहीं है, बशर्ते कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। ये निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारे वातावरण पर या हमारी लर्निंग पर। तो हम किस तरह से इसका उपयोग कर रहे हैं। यदि हमने इंटरनेट का सदुपयोग किया तो हम सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर ही रहेंगे। आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा ये इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, नहीं तो भटकने में भी देर नहीं लगती है। यह स्वयं हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग करते हैं या दुरुपयोग। यदि उपयोग करेंगे तो सफलता पर जाएंगे, दुरुपयोग करेंगे तो हमारा गर्त में जाना निश्चित है। दूसरा है वन संपदा, वनों की आवश्यकता, वनों के प्रत्यक्ष लाभ, वनों के अप्रत्यक्ष लाभ, वन संरक्षण हमारा कर्तव्य। तो मनुष्य का वनों से बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि वन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्राणवायु के माध्यम से हम सभी अपना जीवन जी पाते हैं। मनुष्य का प्रारंभिक आवास वन ही थे, क्योंकि आदि मानव था। वन हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वन किसी भी राष्ट्र की उन्नति में सहायक होते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रकृति का जीवित प्रतीक है। एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का एक जीवित उदाहरण है। वनों से हमें बहुत से प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। वनों से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, जो मुख्यतः ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में, फर्नीचर के रूप में, बहुत सी जड़ी बूटियों के रूप में हमें उपलब्ध होती है। अनेक रोगों में उपचार में सहायक होते हैं। वनों से हम अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ भी मिलते हैं। यदि सबसे पहले हम देखें तो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वन। ठीक है, पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जीवों के लिए जीवनवर्धक प्राणवायु CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों को देखते हुए उनका संरक्षण करना अनिवार्य है। अतः हमें अति आवश्यक कार्यों के लिए ही वनों का उपभोग करना चाहिए, उनका दोहन कदापि नहीं करना चाहिए। वृक्षों की कटाई रोकी जानी चाहिए। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी ना हो। यदि वृक्षों की कटाई हो रही है तो हर एक व्यक्ति को एक वृक्ष रोपण या पौधारोपण भी करना चाहिए। अगला है, जो तो को काटा बुबे ताही बोए तो फूल, तो है फूल तो फूल है, बाके हैं त्रिशूल।
अब देखिए, अब यहां पर कवि की जो पंक्तियां हैं उसमें यही है कि यदि आपके लिए कोई कांटे बोता है तब भी आप उसके लिए फूल ही बने रहो, क्योंकि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है, उसका प्रतिफल हमें प्रभु या ऊपर वाला प्रदान करता ही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो चलिए देखते हैं कि दोहे का अर्थ क्या है, इस मत का विरोध क्या है, विरोध का आधार क्या है, क्यों इस मत का विरोध किया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको, कहते ना कि एक ईंट का जवाब पत्थर से देना, हाँ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमें एक चांटा मार दिया हम दूसरा गाल आगे कर दें। तो इसका विरोध भी किया गया है। देखते हैं कि अर्थ क्या है, विरोध क्या है, इसका मत क्या किया गया है। ठीक है, और हिंसा से क्षमा अधिक प्रभावकारी। तो जो तो को काटा वो बे ताही बोए तो फूल, तो है फूल तो फूल है बाके है त्रिशूल। तो जो तो को काटा वो बे ताही बोए तो फूल, तो है फूल तो फूल है बाको है त्रिशूल। इस दोहे के द्वारा यह बताया गया है कि बुरे कर्म का विरोध बुरे कर्म से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बुरे का प्रतिकार भी अच्छाई से करना चाहिए। कुछ लोग इस मत का विरोध करते हुए कहते हैं कि यदि कोई हमारी एक आंख फोड़ दे तो क्या हमें उसकी दोनों आंखें फोड़ देनी चाहिए, जिससे भविष्य में वह इस प्रकार का बुरा कार्य दोबारा ना कर सके। कुछ असहिष्णु, सहिष्णु मतलब सहनशील, और असहिष्णु मीन जो सहन नहीं कर पाते हैं व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों का उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने भी जब तक समुद्र को धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर नहीं डराया था, तब तक समुद्र भी रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। याद है वो पंक्तियां? 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। बहुत विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे समुद्र देवता हमें रास्ता दीजिए, हमें लंका जाना है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर से जब एक नाद भी उठी नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से, आग राम के शर से। बस फिर जब श्री राम ने धनुष और बाण उठाया, समुद्र देवता प्रकट हो गए। प्रभु हाँ हाँ मैं रास्ता दूंगा, इससे अच्छा पहले ही दे देते ना। तो ये भी बताया है कि भगवान रामचंद्र ने जब तक समुद्र को धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर नहीं डराया था, तब तक समुद्र भी रास्ता देने को तैयार नहीं हुआ था। यदि हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा ही है तो प्रेम का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और संसार में केवल प्रतिशोध रह जाएगा। हिंसा से क्षमा अधिक प्रभावकारी होती है। हिंसा का उत्तर हिंसा से ही देने वाले यह भूल जाते हैं कि अहिंसा और प्रेम के आधार पर ही एक कमजोर शरीर के गांधी ने ब्रिटिश सरकार को पराजित कर उन्हें भारत छोड़ने के लिए विवश किया। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक आदि अनेक संत इनके प्रमाण हैं कि उन्होंने भलाई और क्षमा में बड़े से बड़े शत्रु को भी झुकाने की शक्ति रखी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुरे कर्म का विरोध बुरे कर्म से ना करके अच्छाई से करना चाहिए, बशर्ते कि बात यही आ जाती है, आप यहाँ इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? यदि कोई हमारा विरोध कर रहा है और बुरे भले शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो क्या तब भी हमें हंस हंस कर उसका स्वागत करना चाहिए या उसको समझाना चाहिए? क्योंकि क्रोध की स्थिति में व्यक्ति का विवेक तो मर जाता है ना, पहले विवेक मर जाता है, ऐसा ही होता है। चलिए चलते हैं 15वें प्रश्न पर। अधिशासी अभियंता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद को लगभग 80 से 100 शब्दों में एक पत्र लिखकर शिकायत कीजिए कि आपके एवं अन्य लोगों के मकानों के सामने स्थित पार्क की स्थिति बहुत दयनीय है। पत्र है आपका 5 नंबर का। बताइए कौन से पत्र के अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। शिकायती पत्र, शिकायती पत्र है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें औपचारिक पत्र अर्थात ये फॉर्मेलिटीज के साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अधिशासी यहां दिया है एड्रेस अभियंता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद, दिनांक 22/3/2022। विषय न्यू कवि नगर के पार्क संख्या 2 सेक्टर 3 की सफाई के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि न्यू कवि नगर के पार्क संख्या 2 सेक्टर 3 की साफ सफाई को लेकर स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। यहाँ घास एवं झाड़ियां बहुत ऊंची हो चुकी हैं।
इसके अतिरिक्त आसपास की कॉलोनियों के निवासी रात में आकर इस पार्क में कूड़ा और करकट भी डाल देते हैं। यही कारण है कि यहाँ कीट पतंगों तथा जंगली जानवरों के रहने का खतरा भी बना है। पार्क के आसपास बने घरों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए जगह के रूप में एकमात्र यही पार्क है। यदि ये बच्चे इस पार्क में खेलने जाएंगे तो सांप, कीड़ों आदि द्वारा उन्हें काट लेने का भय रहता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि पार्क के उचित रखरखाव का कार्य शीघ्र आरंभ करवाने की कृपा करें ताकि यहां बढ़ने वाली गंदगी से छुटकारा पाया जा सके। इसके लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय का सचिव रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, न्यू कविनगर, गाजियाबाद। क्योंकि एड्रेस ऑलरेडी दिया था। क्लियर? अथवा आप नालंदा शहर की यात्रा करना चाहते हैं, उस स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारी को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखकर पूछताछ कीजिए। ये जो हमने देखा था वो 5 का, ठीक है। अब है पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, नालंदा, बिहार। दिनांक इतनी दी है यहाँ पर 9/4/2000। तो ये भी औपचारिक पत्र है। नालंदा के प्रमुख स्थलों की जानकारी हेतु पत्र। आदरणीय महोदय, मैं और मेरा मित्र सपरिवार नालंदा शहर जाने के इच्छुक हैं। हम सब वहां के ऐतिहासिक और प्रमुख स्थलों के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के भ्रमण के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। उत्सुक मतलब एक्साइटेड। हम अगले माह की 10 अगस्त को नालंदा पहुंच जाएंगे तथा 15 अगस्त की रात को रेल द्वारा वापसी का कार्यक्रम निश्चित है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें नालंदा के सभी प्रमुख स्थलों की जानकारी प्रदान करें तथा साथ ही उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार, उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, उपयुक्त मतलब सही, तो उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार ठहरने के लिए उचित स्थान और आवागमन के लिए वाहन आदि की व्यवस्था के विषय में अवगत कराएं। मैं इस सहयोग और स्नेह के लिए आपका हार्दिक आभारी रहूंगा। सा धन्यवाद। भवदीय का 10 दरियागंज, दिल्ली। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से विद्यार्थियों को अनुशासन भंग न करने की चेतावनी देते हुए 30-40 शब्दों में सूचना लेखन 5 नंबर। ठीक है। अब प्राचार्य की ओर से हमें लिखना है सूचना, जो कि 30-40 नोटिस बोर्ड पर लगी रहती है ना, कि ऐसा ऐसा किया जाएगा, ऐसा ऐसा किया जाएगा, उसको सूचना कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं उदाहरण। देखिए, इस तरह से आप ध्यान रखिए। सबसे पहले जब भी सूचना लिखेंगे, पहले आपको अपनी कॉपी में एक बॉक्स बनाना है। और कॉपी में ऐसा नहीं, देखो ध्यान से देखना बेटा, मान लो आपकी आंसर शीट है इतनी बड़ी, ठीक है, और ऐसा मत करना कि बिल्कुल छोटा सा बॉक्स बनाकर उसमें लिखो सूचना लेखन। अच्छा बड़ा सा बॉक्स बना लेना, बड़ा सा बॉक्स बना लेना, ताकि अच्छे से क्लियरली आप साफ सुथरी लिखावट में लिख सको। लेकिन बॉक्स बनाकर ही लिखना, ये मत सोचना पेज भी तो एक बॉक्स ही है। बॉक्स नहीं है, वो पेज है, आपको बॉक्स बनाकर लिखना है। लिखा है डीएबी पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली। सूचना ये आपको लिखना पड़ेगी क्योंकि आपको विद्यालय की प्रधानाचार्य के हैं आप, और आपको सूचना लिखना है। तो यहाँ पर आप पहले लिख देंगे अपने स्कूल का नाम, और उसके बाद ये भी लिखेंगे कि आखिर है क्या, सूचना। ठीक है। दिनांक 8 अप्रैल 2020 दे दीजिए, 21-22 जो भी आपको देना है। विद्यालय में अनुशासन भंग ना करने की चेतावनी प्रिंसिपल की ओर से है, तो वॉर्न नहीं किया जाएगा। तो इसको आप बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है तो आप ब्लू से लिखकर इसको ब्लैक से अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़े बड़े से लिखावट में लिखिए। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को अनुशासन भंग करने संबंधी मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए चेतावनी दी जाती है कि वे अपने व्यवहार को अनुशासित एवं संयमित रखें, अन्यथा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता में संलग्न पाए जाने पर वे सख्त कार्रवाई के पात्र होंगे। साधना द्विवेदी, नाम लिख दीजिए अपना, प्रधानाध्यापिका। ठीक है। अथवा विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से विद्यार्थियों को फुटबॉल टीम में सम्मिलित होने के लिए 30-40 शब्दों में सूचना लिखिए। अब आप विद्यालय के प्रिंसिपल हैं और फुटबॉल टीम में आप अब चाहते हैं कि आपके स्कूल के विद्यार्थी शामिल हो, तो उसके लिए भी आपको नोटिस बोर्ड पर सूचना लिखनी है। डी के पब्लिक स्कूल, मॉल रोड, नई दिल्ली। सूचना दिनांक 8 अप्रैल 2020-22 जो भी लिखना हो, फुटबॉल टीम में सम्मिलित होने के लिए आपको यह भी बताना पड़ेगा कि ये जो सूचना है वो किससे संबंधित है।
विषय में आपको दी जाएगी तो उसको आप बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, अच्छे शुद्ध साफ सुथरे अक्षरों में। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 अप्रैल 2022 को विद्यालय की फुटबॉल टीम में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक खिलाड़ी आगामी बुधवार तक प्रधानाचार्य कार्यालय में संपर्क करें। अशोक त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक। ठीक है। 17वां प्रश्न है, आपको अपना घर बेचना है, उसकी खूबियां बताते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। लगभग 25-30 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। ये रहेगा आपका 3 नंबर का। ध्यान से देखिए, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है और इतना आकर्षक और इतना अच्छा कि लोग उस विज्ञापन को देखकर आकर्षित हो जाएं और आपका फ्लैट या घर तो खरीद ही लें। जिस तरह से हम होर्डिंग्स देखते हैं ना कि ओ मैम जी कितना सुंदर है, चले जाते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको घर बेचना है, उसकी खूबियां बताना है और आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। चलें आगे, चलते हैं आगे। अब देखिए भाई, बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ, वाह वाह वाह। देखते हैं क्या बिक रहा है। देखो, 3 कमरों वाला मकान, 4 बालकनी, स्टोर रूम, 2 बाथरूम, 30 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित पॉश कॉलोनी, नया जैसा, वास्तु के अनुरूप, वाजिब दाम, अभी संपर्क करें। और इस तरह से अब आप कहोगे मैडम फोटो पेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं बाबा, फोटो पेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप अपनी कलात्मक तरीके से एक घर जैसा नक्शा बना लीजिए। अब वहां दिया है 3 कमरों वाला, तो 3 कमरे दिखा दीजिए, बरांडा दिखा दीजिए, और दिया है ना 30 फीट चौड़ी सड़क, तो थोड़ी सी आप सड़क भी दिखा सकते हैं, उस पर कुछ गाड़ी वाड़ी चलाते दिखा दीजिए। आप लोग तो वैसे भी क्रिएटिव होते हैं। तो विज्ञापन ऐसा हो कि सच में ऐसा लग रहा है यार ये तो नया ही तो है, लिखा है ना, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, जैसे हम ही खरीद लें। तो विज्ञापन इतना सुंदर और आकर्षक होना चाहिए कि सच में चेकर कहे क्या लिखा है बच्चे ने। जो भी हो स्पेलिंग पर चलो देख लेते हैं, लेकिन बनाया बहुत बेहतरीन है। चित्र अवश्य आपको बनाना है विज्ञापन में, और इसलिए कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस में कि क्रम अनुसार पेपर करें। जब आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे चुके होंगे तो विज्ञापन में दिखाइए अपनी क्रिएटिविटी, बनाइए चित्र, लिखिए अच्छे से, फिर देखिए कैसे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। अथवा किसी फुटवेयर्स कंपनी का 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। आप चलते हैं हम जूते चप्पल खरीदने, फुटवेयर्स खरीदने। ठीक है, देखते हैं राघव फुटवेयर्स। अब वहां लिखा है 3000 से अधिक खरीद पर 5% की छूट, जूते चप्पल भी बने हुए हैं, पेश करते हैं हर उम्र के अनुसार फुटवेयर्स। विशेष आकर्षण, बड़े बच्चे बूढ़े सभी के लिए आरामदायक फुटवेयर्स। सभी कंपनियों के फुटवेयर्स उपलब्ध, आरामदायक और सस्ते फुटवेयर्स, आकर्षण रंगीन और विभिन्न डिजाइनों में उपलब्ध। जल्दी करें, ऑफर सीमित है। और इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो देखना बहुत अच्छे से आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। सो प्रिय विद्यार्थियों, अपनी कलात्मकता, जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, वो विज्ञापन लेखन में अवश्य दिखाइएगा, ताकि आपको किसी भी तरह से अंक ना कटें। हम चाहते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से परीक्षा में बहुत अच्छे, अब तक जितने भी नंबर लाए थे ना प्रीवियस क्लासेस में, उसमें से आपको अपने आप से कंपटीशन करना है और इस बार की परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक लेकर आना है। प्रश्न 18वां, अभिमान विनाश का कारण है। इस उक्ति को आधार बनाकर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखना है, शॉर्ट स्टोरी। अभिमान विनाश का कारण है। अभिमान करना, घमंड करना, जो घमंडी हुआ है उसका विनाश तय हो जाता है। तो सबसे पहले हमें बताना होगा उक्ति का अर्थ। अभिमान विनाश का कारण है, इस उक्ति का अर्थ है घमंड अथवा अहंकार व्यक्ति विनाश की ओर ले जाता है। अभिमान विनाश का कारण होता है, यह बिल्कुल सही है। महाभारत, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों में इस तथ्य को उजागर किया गया है। रावण ज्ञानी और शक्तिशाली होते हुए भी अपने अभिमान और अहंकार के कारण कैसा रहा? बेचारा जीता नहीं। रावण का अहम उसके पतन का कारण बना, ऐसी एक कथा यहां प्रस्तुत है। कथा लिखेंगे फिर हम। एक नगर में 2 अत्यंत धनवान व्यक्ति रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। पहले व्यक्ति का स्वभाव विनम्र था। वह विनम्रता पूर्वक सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, हमेशा तैयार रहता था। अब क्या हुआ? वही दूसरा व्यक्ति धनी होने के कारण अभिमानी था। उसमें धन दौलत था ना, तो घमंड आ गया था। अभिमानी व्यक्ति किसी की भी सहायता नहीं करता था, उसे अपने धन का घमंड था। एक बार
दोनों कहीं से आ रहे थे कि अचानक अभिमानी व्यक्ति के सांप के काटने से तबीयत बिगड़ने लगी। वह दर्द से करहा रहा था, सांप का जहर उसके शरीर में फैलता ही जा रहा था। तभी वहां से गुजरते हुए गरीब किसान ने उसकी आवाज सुनी। पास जाकर उस अभिमानी व्यक्ति की बिगड़ती हालत को देखा। किसान विनम्र व्यक्ति से बोला कि वे इसी समय उसके साथ पास ही बनी उसकी झोपड़ी में चलें। उसके पिताजी शरीर से सांप का विष निकालना जानते हैं, परंतु अभिमानी व्यक्ति ने गरीब किसान के घर जाने से इनकार कर दिया। अमीर था ना, नहीं जाना मुझे गरीब के घर। उसने किसान से उसके पिता को वहीं लाने के लिए कहा कि जाओ तुम अपने पिता को यहीं बुलाकर लाओ, मैं तुम्हारी झोपड़ी में नहीं जाऊंगा। किसान तथा विनम्र व्यक्ति ने उसे बहुत समझाया कि गरीब किसान के पिता के यहाँ आने तक वह बहुत समय नष्ट हो जाएगा, परंतु वह नहीं माना तथा अंत में अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। सीख क्या मिली, शिक्षा क्या मिली? वस्तुतः यह कथा हमें संदेश देती कि जो लोग घमंड और अहंकार में रहते हैं उनका सर्वथा विनाश होता ही है। इसलिए घमंड जैसी प्रवृत्ति से हमेशा दूर रहना। कभी भी घमंड जैसे भाव को अपने हृदय में स्थान मत देना। स्थान नहीं देंगे तो घर नहीं बन पाएगा। यदि घमंड ने घर बना लिया तो घर से निकालना तो फिर नामुमकिन जैसा होता है। खूब ऊंचाइयों को छूना, खूब प्रगति करना, लेकिन अहंकार को कभी स्थान मत देना। अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विज्ञान की प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता समझाते हुए ईमेल लिखना है। उत्तर to principal123@gmail.com from xyz456@gmail.com। विषय विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाए जाने हेतु। माननीय महोदय, मेल लिख रहे हैं, ठीक है। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूं। मैं आपका ध्यान विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारी प्रयोगशाला विज्ञान के स्तर की कदापि नहीं है। जो आधुनिक उपकरण किसी प्रयोगशाला को स्तरीय बनाते हैं, यहां उनकी अत्यंत आवश्यकता है। महोदय, आप स्वयं विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। आपको प्रयोगशाला संबंधी सुझाव देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। अथा समझ रहे हैं आप कि हम आपको क्या दें कि किस तरह की प्रयोगशाला बनाई जाए। ये तो ऐसा होगा कि सूर्य को दीपक दिखाना। आप तो भंडार हैं ज्ञान के, हम सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान देने की कृपा करें तथा विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने हेतु कार्यवाही करें। धन्यवाद। भवदीय का खा गा। सुना, समझा, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा की तैयारी करते रहिए और मैं और हम सभी शुभकामनाएं देते हैं आपको, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है सदा आपके लिए। जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। इतना ही नहीं, बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है जिनमें एमसीक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशन है, जो आपको आगे आने वाली प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है ना, उनमें आपको बहुत हेल्प करेंगी। बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार से परीक्षाओं की तैयारी करेंगे हम निरंतर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।